चलो फटाफट बोलो, तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले इसमें दो टाइप के सेल के बारे में बोले थे तुम लोग को पढ़ेंगे। पहला सेल हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो वही वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड केस हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल में। तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे फर्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कल बताए थे दो केसेस की। कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? कौन सा प्रेशर वहां पे ग्रेटर होगा, सॉल्यूशन या ऑस्मोटिक? कौन सा प्रेशर ग्रेटर होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रेशर। अगर उसका रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे तुम लोग को बताया भी थे कि दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स आते हैं उसके टेंडेंसी के वजह से। एक बनता है कैथोड, इनफैक्ट तीन टाइप के आते हैं, एक इनर्ट भी होता है। एक होता है कैथोड, दूसरा एनोड होता है, और तीसरा इनर्ट होता है। तो कैथोड में हम लोग देखे थे हमेशा रिडक्शन होगा, और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे हम लोग, और कैथोड के ऊपर चार्ज क्या आएगा, कौन सा चार्ज होगा? जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, और एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा, जो एनोड की तरह बिहेव करेगा, उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और चार्ज क्या आने वाला है उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो सप्लायर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग किसको रखेंगे बताओ? एनोड। एनोड को। ठीक है, तो जैसे हम लोग दो मेटल का कंसिडर किए थे, केस वन में जिंक का हम लोग लिए थे, और केस टू में कॉपर का लिए थे, तो वही सेम चीज हम लोग लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को रखना है, तो एक मेटल कंसिडर करते हैं जिसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो हम लोग जिंक मेटल ले लिए, और जो मेटल लेंगे उसी का यहाँ पे हमको सॉल्यूशन लेना होगा। तो ZnSO4 सॉल्यूशन इस कंटेनर में ले लिए। ठीक है, और इसमें जो रॉड प्लेस्ड होगा वो क्या होगा हमारा? जिंक का रॉड हो गया। ठीक है, ये जिंक रॉड हो गया। चलो अब इस साइड हम लोग क्या ले लिए, राइट हैंड साइड में वैसा मेटल का सॉल्यूशन लेना है जिसका रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो रॉड हम लोग प्लेस करेंगे वो कौन सा रॉड है? कॉपर का रॉड। ठीक है, अब इसको, इन दोनों को क्या कर दिया हम लोग? कनेक्ट कर दिए, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। और बीच में एक हम लोग बल्ब लगा दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक इस टाइप से बल्ब हम लोग, ये है कुछ सेटअप, उसको सीधा कर लो। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। एक मिनट रुको। ठीक है, चलो आ रहा है आवाज? यस सर। ओके, अब यहाँ देखो, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एनोड रहता है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। और ये रॉड कौन सा लिया हम लोग? जिंक का रॉड, Zn का है।
ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा हमारा, प्लस। ठीक है, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो रॉड है हमारा, कौन सा रॉड है ये, सीयू, कॉपर का रॉड है। समझ में आ रहा है। Yes. ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करोगे, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे एक चीज देखा गया है कि ये बल्ब जो है ये ग्लो कर जाता है। तो जैसे ही बल्ब ग्लो कर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो क्या इलेक्ट्रिकल सिग्निफाई करेगा, कि यहाँ पे जरूर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, और केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, एक केमिकल एनर्जी जनरेट हुआ, और वही केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म Electrical. में। तो जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम लोग इसको देखेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं मेटालिक वायर के थ्रू, तो एक ये बल्ब तुरंत अचानक से ग्लो करने लगता है। इसका मतलब कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, और इसमें आसानी से अब करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक और इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो सॉल्ट ब्रिज, अब इसका फंक्शन बताएंगे। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब टाइप का रहता है, यू शेप्ड ट्यूब है। ये ऐसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। हम इसका बताएंगे, इसका क्या क्या यूज होता है, क्यों इसको प्लेस किया गया है। अब यहाँ पे खुद बताना तुम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, ये बता सकते हो। एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा इसमें, बता सकते हो। हेलो। Sir, anode से cathode. एनोड से कैथोड, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा है, कैथोड हाँ कैथोड से एनोड। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, बोलो। एनोड इलेक्ट्रॉन के पास। एनोड के पास है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होना स्टार्ट करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। और जो करंट का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट हम लोग कंसिडर करते हैं ना। जिस डायरेक्शन में Yes. इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड से एनोड की तरफ, ये समझ में आ रहा है सबको। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो भी फ्लो कर रहा होगा यहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ करंट जा रहा होगा। पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल ये कंप्लीट हो गया। तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये सब साथ में ही लिखते जाना तुम लोग। या फिर इसका एक और नाम बताए थे तुम लोग को, वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है, या फिर इसको रिडॉक्स सेल भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें नेट रिएक्शन अगर तुमसे पूछा जाए, मतलब कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपार्टमेंट बन रहा है ना। एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, एक एनोड है, एनोड वाला कंपार्टमेंट, और दूसरा कैथोड वाला कंपार्टमेंट है। तो एनोडिक कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, आधा रिएक्शन एनोड वाले में हो रहा है और आधा कैथोडिक कंपार्टमेंट में हो रहा है। तो एनोड वाले कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, अब कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा होगा एनोड पे, बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हम लोग शो करें, तो जेड एन सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा,
Zn2 प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये वाला यही रिएक्शन हो रहा होगा ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट में, यस और नो? Yes. और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में क्या हो रहा होगा बताओ? कैथोड को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? Cu2 प्लस जो है, ये ऑलरेडी हम लोग देखे भी थे कल, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एक्वस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड में। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा है। और नेट रिएक्शन अगर तुमसे बोला जाएगा नेट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो, तो नेट रिएक्शन इस केस में क्या बन जाएगा? तो नेट रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब दोनों हाफ के रिएक्शन को तुमको ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, दोनों हाफ में कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो वो राइट हैंड साइड में होगा, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो दोनों को ऐड करना है, तो ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे दोनों में देख रहे हो दो दो इलेक्ट्रॉन ही है, तो ऐड करोगे तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट होगा ही। तो नेट रिएक्शन हमारा क्या हो गया? Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और इधर क्या है? Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। तो ये हमारा हो गया नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन लिखने का समझ गए ना तरीका, कैसे लिखना है हमको? Yes. कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल उसका रिएक्शन अलग से लिखोगे, फिर रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन अलग से। ठीक है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं जितने गेन होते हैं वो तो तुमको शो करना ही है। ठीक है, उसके बाद जब नेट रिएक्शन लिखना है तो तुमको दोनों रिएक्शंस को ऐसे ऐड करना है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इक्वल थे। अगर मान लो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता एनोड वाले में, और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो क्या करना पड़ता? ऐड करने के लिए हमको पहले एनोड वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ रहे हो? तो ही इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे। तो जहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर लेंगे, तभी उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, Yes. चलो इसको लिख लिए यहाँ तक तुम लोग? Yes. हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग एक देख रहे हो सॉल्ट ब्रिज, एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट जनरली एक सॉल्ट सॉल्यूशन ही हम लोग लेते हैं, वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, दोनों कंपार्टमेंट को वो इंटरनली कंप्लीट करता है, इसलिए उसको सॉल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज इन्वर्टेड शेप्ड होता है, यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड यू ट्यूब इन विच सॉल्ट इज फिल्ड। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सॉल्ट इसमें भर सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल NaCl टाइप हो गया, KCl, NaNO3, ठीक है, एटसेट्रा। जनरली ये सारे सॉल्ट्स भरे जाते हैं इसमें विथ अगर अगर पेस्ट। ठीक है, अगर अगर ये जनरली एक टाइप का एल्गी होता है, ये बायो में तुम लोग पढ़े होगे, ये बेसिकली एक जेल की तरह यूज किया जाता है। तो ये एक्चुअली क्यों डाला जाता है उसमें? ताकि विस्कस सॉल्यूशन हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो हो वो थोड़ा सा हाई हो सके, ठीक है, टू प्रोड्यूस विस्कस सॉल्यूशन। तो इसका यही काम है, विस्कोसिटी उसका इंक्रीज करने के लिए ये पेस्ट उसमें मिक्स किया जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ा हमको, फंक्शंस इसका? तो सबसे पहला काम है कि इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इंटरनल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। ठीक है, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट। ये बताएंगे अभी कैसे होता है कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट।
ठीक है। और तीसरा इसमें होता है इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये कैसे मेंटेन करता है, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। Yes. ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जब सेल स्टार्ट होगा, सेल जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब स्टार्ट होगा इसका वर्किंग, तो ये हम लोग देखेंगे कि एनोड वाले रॉड से क्या होगा, Zn जो है जिंक के एटम्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनाएगा, बनाएगा ना। और वो Zn2+ बन के किस में आते जाएगा, ये ZnSO4 सॉल्यूशन में आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो ZnSO4 सॉल्यूशन में देखोगे कि क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आते जा रहा है, और एट द सेम टाइम कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में क्या आएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है उसको, कॉपर वाले रॉड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, सॉल्यूशन में ही आ रहा है ना। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही सेल कंस्ट्रक्ट किया, हम लोग सेल स्टार्ट करेगा वर्किंग, तो उस समय देखेंगे कि जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसी एट द सेम टाइम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब धीरे धीरे जैसे बहुत टाइम पास हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना कि वो फर्दर जो है पॉजिटिव चार्ज के एडिशन को रेजिस्ट करने लगेगा। समझ में आ रहे हो? जैसे जैसे सेल आगे बढ़ेगा इसका वर्किंग, जैसे जैसे टाइम पास होगा, सम टाइम के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जिंक सल्फेट जो है उसके अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया है कि वो फर्दर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, वो रेजिस्ट, एंट्रेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज को वो रेजिस्ट करने लगेगा। और एट द सेम टाइम कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन भी इतना ज्यादा वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि वो फर्दर नेगेटिव चार्ज के एंट्री को वो रेजिस्ट करने लगेगा। तो अगर ऐसा होगा तो सेल क्या होगा, सेल सेल तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो सेल फंक्शन करेगा क्या, ये बताओ। नहीं. या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अगर नहीं आने दे रहा है कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करने लगेगा, तो सेल फंक्शन कर पाएगा? सेल को तो बंद हो जाना चाहिए तुरंत। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है। वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होता है और सेल स्मूथली काम करता है, तो वहां पे ये सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही ये चीज होता है कि सेल जो है वो वर्किंग बंद नहीं करता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम यही रहता है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट। अब कैसे करता है वो, हमको पता है कि सॉल्ट ब्रिज में ये सारे सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, KCl हो गया, NaCl हो गया, NaNO3 हो गया। तो ये क्या करेगा ना, जैसे देखे कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी एनोडिक कंपार्टमेंट में अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कौन से आयंस को इधर से सप्लाई कर देगा, बताओ। सॉल्ट ब्रिज में आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लिए तो ऑब्वियसली वो आयनिक फॉर्म में रहेंगे ना। जैसे मान लो NaCl सॉल्ट है, तो Na+ आयंस और Cl- के फॉर्म में रहेगा। तो अगर एनोडिक कंपार्टमेंट में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कौन सा चार्ज भेज देता है उधर से, कौन सा आयन को भेज देता है, Chlorine. नेगेटिवली चार्ज आयन को इधर से भेज देगा, ताकि वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है ZnSO4 में जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको वो न्यूट्रल कर सके, है ना। उसी तरह अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या भेज देता है, उधर एक्स्ट्रा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन को उस साइड भेज देगा, ताकि वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर दे। और एक्स्ट्रा चार्ज जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, इसलिए सेल जो है वो पूरा स्मूथली फंक्शन करते रहता है, वो बीच में रुकता नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है इन बोथ द कंपार्टमेंट्स, इन एनोडिक एंड एज वेल एज कैथोडिक कंपार्टमेंट्स। बात समझ में आया? Yes. ठीक है। तो इसको लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग?
लिख लियो? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे ऐड करके लिख ही लो एक पॉइंट कि व्हेन द सेल इज कंस्ट्रक्टेड, ये ZnSO4 सॉल्यूशन जो है becomes पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एंड CuSO4 solution is negatively charged, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, लोग बोल सकते हैं कि ZnSO4 सॉल्यूशन में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि ZnSO4 will resist the entrance of, कौन से चार्ज को रेजिस्ट करेगा बताओ, पॉजिटिवली चार्ज्ड Zn2 प्लस, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड Zn2 प्लस आयन, ठीक है, एंड CuSO4 सॉल्यूशन, और एट द सेम टाइम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसको रेजिस्ट करेगा, हाँ, will resist the entrance of negative charge। तो अगर ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता, अगर वो रेजिस्ट करने लगता, तो सेल वर्क करना बंद कर देता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि therefore the cell should stop working after some time, बोल सकते हैं ना ऐसा, Yes, sir. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द आयंस present in the salt bridge, present in the salt bridge neutralizes the neutralizes the extra charge present in the solution compartment, solution compartments। समझ में आ रहा है? जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें, तो इस केस में अगर बात करें तो Cl माइनस जो है ये कौन से कंपार्टमेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, Cl माइनस बताओ। जैसे मान लो NaCl हम लोग लिए हैं, ठीक है, या KCl ही लिए हैं सॉल्ट ब्रिज में, तो Cl माइनस जो है ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइजेस द एक्स्ट्रा ZnSO4 वाले, हाँ, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इन द एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट। वेयर एज K प्लस, अगर मान लो KCl हम लोग लिए हैं सॉल्ट ब्रिज में, तो K प्लस किसको न्यूट्रलाइज करेगा, कैथोडिक, न्यूट्रलाइज, हाँ, न्यूट्रलाइजेस द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। अब अच्छे से समझ में आ गया सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं हम लोग, यस और नो? Yes, sir. चलो लिख लियो उसको तुम लोग। Yes, sir. लिख चुके हो सब लोग? Yes. हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस, Okay. एक मिनट, चलो इतना लिख चुके हो? फंक्शंस तक लिख लियो ना सॉल्ट ब्रिज का? यस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सॉल्ट ब्रिज में किस टाइप का सॉल्ट हम लोग यूज करेंगे उसका भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, जैसे कोई भी सॉल्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे लिख लो यहाँ पे
जनरली कौन कौन से सॉल्ट हम लोग प्रेफर करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे टू बी यूज्ड, लिखते जाओ पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी, टू बी यूज्ड should be such that, should be such that the ionic mobility, ठीक है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट बोलते हैं हम लोग, तो उसके आयंस का जो मूवमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, मतलब जो कैटायंस का मूवमेंट जितना है, मतलब स्पीड ऑफ मूविंग, ठीक है, कैटायंस के स्पीड, जो भी कैटायंस के मूव करने का स्पीड होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ एनायंस। अगर दोनों का स्पीड इक्वल नहीं होगा तो कभी भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगा क्या, ये बताओ। No, sir. मान लो अगर स्पीड सेम नहीं है, स्पीड मान लो एनायंस का स्पीड बहुत ही स्लो है और कैटायंस का स्पीड बहुत ही फास्ट है, तो कैटायन वाले में तो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम एनायन न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पाएगा, No, sir. नहीं कर पाएगा, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं जिसका कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ एनायंस, इक्वल टू दैट ऑफ एनायंस, ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ कैटायन शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट जो भी यूज करेंगे शुड बी 100% आयोनाइज्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमको लेना है, शुड बी 100% आयोनाइज्ड, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वो तो आयंस प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया, जनरली सॉल्ट्स जितने होते हैं। तीसरा हो गया आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अब कोई भी सॉल्ट हम लोग नहीं ले सकते, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एक और कंडीशन है इसका, शुड नॉट फॉर्म, should not form insoluble precipitate, insoluble PPT at the ends of the salt bridge। ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग वैसा सॉल्ट नहीं कंसिडर करेंगे कि जो सॉल्ट प्रेसिपिटेट बना लेता है, क्योंकि अगर मान लो जैसे यहाँ पे हम लोग ये यूज कर लेते हैं, कोई एक ऐसा सॉल्ट यूज कर लेते हैं जो कि जिंक के साथ Zn2+ के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो फिर वो इफेक्टिवली काम करता क्या, जैसे मान लो इधर Cl- गया, ठीक है, और Cl- गया तो यहाँ पे ये अगर मान लो ये इस टाइप का कोई Ag+ का सॉल्यूशन होता, ठीक है, AgNO3 का सॉल्यूशन होता, तो AgNO3 का सॉल्यूशन में क्या होता कि अगर यहाँ से Cl- जाता तो Cl- उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता, AgCl बना लेता ना, और Yes. AgCl क्या है, एक प्रेसिपिटेट की तरह, वो पानी में सॉल्युबल होता है क्या, वो तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो एक सॉलिड ये जैसे ही यहाँ रिएक्ट करेगा, जैसे ही ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो जो इसका एंड है वहीं पे रिएक्शन होगा, और उस एंड पे क्या कर देगा, वो ब्लॉकेज टाइप का हो जाएगा, वहां पे एक प्रेसिपिटेट अगर बन जाएगा तो पूरा रूट ही तो ब्लॉक हो गया ना आयंस का। अब आयंस इजिली फ्लो कर Yes. सकते हैं क्या, अगर वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो, ये बताओ, बोलो। No, sir. नो सर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है, वैसा आयंस को हम लोग अवॉइड करते हैं जो कि किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके या किसी आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग जनरली सिल्वर का Ag+ का या मर्क्यूरी का Hg2+ का, इन सभी का हम लोग आयंस यूज नहीं करते हैं, ये इन सभी का जो है सॉल्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, Ag+ हो गया, Hg2+ हो गया, क्योंकि जनरली ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग अवॉइड करते हैं सॉल्ट ब्रिज में यूज करना।
समझ रहे हो? क्योंकि वो जहाँ पे एंट्री है उसका, दोनों एंड का जो एंट्री होता है जहां से आयंस फ्लो कर सकते हैं इजिली, वो वहां पे ही ब्लॉकेज प्रोवाइड कर देगा। तो वहां पे अगर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो वो आसानी से आयंस के फ्लो को वो तो हिंडर कर देगा ना, तो उसके बाद सेल तो हमारा काम करना बंद कर देगा बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कोई भी सॉल्ट हम लोग सॉल्ट ब्रिज में नहीं डाल देंगे, ठीक है। वैसा सॉल्ट जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं जो कि प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो समझ में आ गया बात? सर तो जब सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है जब 100% आयोनाइज हो जाएगा तब तो काम नहीं करेगा बैटरी? क्यों 100% आयनाइज हो जाएगा तो क्यों नहीं काम करेगा? सर फिर न्यूट्रलाइज कैसे होगा? 100% आयोनाइज होगा तभी तो आयंस फ्लो करेंगे ना। अगर मान लो वो, हम लोग ऐसा ले लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए, वो अपने आयंस में टूट ही नहीं रहा है, तो आयंस का फ्लो इजिली हो पाएगा क्या? तो वो न्यूट्रलाइज कैसे कर रहा है? अपने आयंस को मूव करके ही तो न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। यस। जैसे NaCl अगर लिए हैं, तो अगर Na+ और Cl- अपने आप फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं होगा तो वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या? नहीं। 100% आयोनाइज नहीं होगा, वो तो मस्ट है ना। 100% आयोनाइज होना चाहिए क्योंकि आयंस उसके फ्री होने चाहिए, तभी वो इजिली जा सकता है ना, इजिली मूव कर सकता है। और वैसे उसमें भी स्पीड ऑफ कैटायंस और स्पीड ऑफ एनायंस सेम होना चाहिए। जिस स्पीड से कैटायन मूव कर रहा है उसी स्पीड से एनायन भी मूव करना चाहिए। समझ रहे हो बात? अगर यस सर। दोनों का स्पीड अगर डिफरेंस हो जाएगा तो फिर तो वही दिक्कत हो जाएगा कि एक कंपार्टमेंट में न्यूट्रलाइज हो गया, दूसरे में नहीं हो पा रहा, फिर वहां पे सेल का वर्किंग क्या हो जाएगा? वो हैम्पर हो जाएगा, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा उस केस में। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो, ये सारे कंडीशंस होने चाहिए। तो कोई भी हम लोग जनरली सॉल्ट अवॉइड करते हैं उस टाइप का सॉल्ट जो कि प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो जनरली सिल्वर का होता है, सिल्वर या फिर मर्क्यूरी हो गया, इस टाइप के आयंस को हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सारे आयंस जो है जनरली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया इसको। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम है, और सॉल्ट ब्रिज में किस टाइप का सॉल्ट हम लोग को कंसिडर करना है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कंसिडर करेंगे। लिख चुके हो ना इसको? यस। आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं ये Yes. चीज? Yes, sir. चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो जैसे जनरली अगर तुमको कोई भी गैल्वेनिक सेल दिया रहेगा तो उसको कैसे हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोडिक मतलब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें, तो एक IUPAC के अकॉर्डिंग एक रिकमेंडेड तरीका है, ठीक है, एक पैटर्न है कि इसी पैटर्न पे हम लोग सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि कहीं भी अगर तुमको रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो पूरा हम लोग ये डायग्राम थोड़ी ना बना सकते हैं हर केस में। ऐसे डायग्राम बना के शो कर सकते हैं क्या? ये तो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में शो करते हैं, और वो इक्वेशंस मतलब किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो फॉर्म देखते हैं हम लोग। IUPAC का एक रिप्रेजेंटेशन है, IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स। तो इसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न बना के दिया गया है, उसी पैटर्न पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये सबसे पहले हमको पता है कि एनोड को हम लोग किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एनोड को हमेशा हमको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है। एनोड में जितने भी जो भी मेटालिक रॉड और जो भी सॉल्यूशन लिए हैं उस एनोडिक कंपार्टमेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शो करेंगे। और बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल, ये ऐसे स्ट्रेट वाला लाइन से डबल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये सेपरेट कर रहा है एनोड और कैथोड को, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है ना, एक एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट, और दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है यहाँ पे? ये डबल लाइन। ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। ये डबल लाइन सिग्निफाई कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। जैसे ऊपर वाला केस था हमारा,
जो हम लोग डायग्राम ऊपर बनाए हैं, तो उसमें हमारा एनोड में क्या लिए थे, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, ये Zn सॉलिड जो है ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ZnSO4 ये एक्वस फॉर्म है, ऐसे है। तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कैथोडिक कंपार्टमेंट, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारा क्या हो रहा है, CuSO4 एक्वस, सी ए कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, तो ये हमारा हो गया कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो देख रहे हो ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ये हम लोग शो कर रहे हैं, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में ये हम लोग रिडक्शन शो कर रहे हैं। हो रहा है ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ देखो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है 0, और ZnSO4 में चला गया, तो ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, तो 0 से ये +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यस ठीक है, उसी तरह कैथोड के एंड पे हमको, कैथोड के साइड में हमको रिडक्शन शो करना है, तो रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0, तो +2 से ये 0 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन है या नहीं। यस सर तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एनोड पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सिंगल स्लैश हम लोग यूज किए हैं, ये बाउंड्री फेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक फेस को दूसरे फेस से सेपरेट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगर डबल स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो तो ये सॉल्ट ब्रिज है, समझ रहे हो, ये सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन है। और सिंगल लाइन अगर यूज कर रहे हो तो ये क्या है, रिप्रेजेंट्स बाउंड्री फेज, मतलब ये एक फेज या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, जिंक जो लिए थे ये हमारा सॉलिड में था, और Zn+2 में जो कन्वर्ट आ रहा है वो हमारा किस फेज में, एक्वस फेज में। तो ये दोनों डिफरेंट फेज है ना, सॉलिड और एक्वस, इसलिए इसके लिए हम लोग सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी है, कॉपर सल्फेट जो था Cu2+, ये किस फेज में, एक्वस फेज में, हमारा एक्वस मीडियम में है, और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, यस और नो। यस सर तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या किया, सिंगल ऐसा स्ट्रेट लाइन यूज कर लिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक चीज लिख लेना, इफ कंपोनेंट्स आर इन द सेम फेज, अगर मान लो सेम फेज में कंपोनेंट रहते तो फिर उसके लिए हम लोग वो लाइन यूज नहीं करते। ठीक है, उसके लिए डायरेक्टली हम लोग कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, कंपोनेंट्स आर इन द सेम फेज, ठीक है, देन दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, उसके लिए हम लोग वो लाइन यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो ये इस टाइप का अगर कुछ सीन रहता कि Fe2+ जो है एक्वस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ एक्वस में, तो यहाँ पे दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन तो शो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दोनों का फेज डिफरेंट है क्या यहाँ पे, ये बताओ। नहीं नहीं है, फेज दोनों का एक्वस फेज ही है, तो यहाँ पे हम लोग वो लाइन यूज नहीं करके डायरेक्ट कॉमा से रिप्रेजेंट कर देंगे, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर क्या है, कंपोनेंट्स अगर डिफरेंट फेज में होंगे, इफ कंपोनेंट्स आर इन द डिफरेंट फेज, आर इन डिफरेंट फेज लिख लो, तो हम लोग दे आर सेपरेटेड बाय, वो जो लाइन यूज की हम लोग वो यूज कर लेंगे हम लोग, ये वाला लाइन, सिंगल लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर यूज किए थे, कॉपर जो है Cu सॉलिड से Cu2+ एक्वस में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये सारे कुछ कुछ नॉर्म्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं जब भी किसी सेल को हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। गैल्वेनिक सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो या यूपीएससी के
रिकमेंडेड कुछ नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करते हैं हम लोग। जैसे मान लो बहुत जगह तुमको इस टाइप का दिखा लिखा हुआ मिलेगा, प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, और ये Fe3+ और ये C1 मोलर, कंसंट्रेशन भी लिखा हुआ रहता है बहुत जगह, और ये Fe2+, सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना, ये है Fe2 और ये है Fe3+, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया C2 मोलर, ठीक है। और ये देखो ये SN4+, ये है X मोलर, कॉमा SN2+ Y मोलर, ठीक है, और ये प्लैटिनम सॉलिड। अब ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्या है, करेक्ट है या नहीं ये रिप्रेजेंटेशन, ये बताओ पहले। अगर ऐसे लिखा हुआ है, बहुत जगह देखोगे कंसेंट्रेशन भी लिखा हुआ है, ये तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या लिखना है हमको, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखना है, तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या नहीं, ये बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन लिखे हैं हम लोग, जो रिप्रेजेंट किए, वो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस सर। Fe2+ जो है ये Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये Yes, क्या है, sir. ऑक्सीडेशन। और एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड में देखो ये क्या है हमारा, रिडक्शन। SN4+ जो है ये SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन शो कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको पता है कि एनोड वाला रिएक्शन रिप्रेजेंट करना, और राइट हैंड साइड में कैथोड वाला। अब यहाँ पे प्लैटिनम क्या है, तो प्लैटिनम ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं इसमें, समझ रहे हो बात। यहाँ पे जो इस रिएक्शन में, इस गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया वो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। तो प्लैटिनम एक्चुअली वो क्या कर रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो बात। वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड का इंडिकेशन है। देख रहे हो ना, दोनों साइड लिखा हुआ है प्लैटिनम, तो मतलब दोनों जो रॉड लिए हम लोग, कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी और एनोडिक कंपार्टमेंट में भी, जो मेटालिक रॉड है हमारा वो क्या है, प्लैटिनम का रॉड है, तो जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों एक्वस मीडियम में ही थे, इसलिए हम लोग वो कॉमा यूज कर रहे हैं, दोनों का मीडियम सेम है, एक्वस मीडियम है, इसलिए कॉमा यूज कर रहे हैं। अगर मीडियम डिफरेंट होता तो फिर हम लोग स्लैश से रिप्रेजेंट करते, सिंगल वाला लाइन, जैसे यहाँ पे प्लैटिनम सॉलिड था हमारा, इस एक्वस मीडियम में सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या किया, सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ये, यस और इस साइड भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि SN4+ और SN2+ ये दोनों हमारा एक्वस मीडियम में था, और ये प्लैटिनम सॉलिड, तो इसको सेपरेट करने के लिए ये सिंगल लाइन यूज की। ये डबल लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, लिख लोगे अब। कोई भी अगर तुमको गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन अगर रिप्रेजेंट करना हो इस फॉर्म में, कर लोगे ना, यस जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो, तो कोई दिक्कत है इसमें, देख लो, इसको नोट करो फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। हो गया, Yes, sir. कि लिख लिया हो ना सब लोग इसको यहाँ तक, बोलो Yes. जल्दी। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स, सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर गैल्वेनिक सेल क्रिएट करोगे, ठीक है, तो दोनों कंपार्टमेंट जो होता है वहां पे एक
पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, चार्जेस, अपोजिट चार्जेस के प्रेजेंस होने की वजह से वहां पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू एक्चुअली कैसे मेजर किया जाता है। जैसे देखे होगा ना, बहुत सारा तुमको डेटा मिलता होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है, वो सारा फिक्स होता है, तो वो सारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं कैसे उसको मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर एक एलिमेंट का या हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो वैल्यू फिक्स होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम लोग ये मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू, since the absolute value of potential cannot be calculated, therefore a standard electrode is used to calculate the electrode potential। ठीक है, और इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू उसके पोटेंशियल का डिटरमाइन कभी नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट उसका, जैसे जिंक है तो जिंक का हम लोग एग्जैक्ट पोटेंशियल का वैल्यू कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है जो कि रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो फाइंड आउट किया जाता है। तो उसको हम लोग बोला जाता है, जो रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये सारा चीज मेजर होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस किसको बोलते हैं हम लोग, तो कंसंट्रेशंस। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है, तो जो भी आयंस हम लोग लेंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हमारा जो भी आयन होगा, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे हम लोग, उन सभी आयंस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर। अगर वहां पे गैस प्रेजेंट है, तो गैस अगर प्रेजेंट होगा तो पार्शियल प्रेशर, गैस अगर इवॉल्व हो रहा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना होना चाहिए, क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन बताओ, 1 बार होना चाहिए, या फिर नियरली 1 बार जो है 1 ATM के बराबर ही होता है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताओ तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, बोलो। 293 कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये हम लोग क्या एज्यूम करके करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं ना, यस और नो। जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो वैल्यूज किस पे आता है, रूम टेम्परेचर ही तो कंसिडर करते हैं हम लोग। तो इसलिए जो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यूज आ रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो हमारा रूम टेम्परेचर पे ही आएगा। तो ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही वैल्यूज आता है। ठीक है, और जो भी सॉलिड और लिक्विड इसमें यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो भी यूज करेंगे या फिर लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट जो भी यूज करेंगे हम लोग, वो 100% प्योर होना चाहिए, शुड बी 100% प्योर। उसमें इम्प्योर चीज हम लोग यूज नहीं करेंगे, इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम लोग सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम लोग, वो 100% प्योरिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए ये सारे
रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्टैंडर्ड। अब देखते हैं हम लोग कैसे मेजर किया जाता है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, तुम लोग को बता चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो है एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियल का डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसके हेल्प से, उसके रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको SHE बोला जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, इट इज एन ठीक है, इसका ड्रॉ कर लो, ये कुछ इस टाइप का रहता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ना, तो कोई एक एसिड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो HCl यूज कर रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इस HCl का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए हमारा, 1 मोलर, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, ये गैस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से रहता है बना हुआ, ये चैम्बर है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इससे पास किया जा रहा है, H2 गैस हाइड्रोजन गैस को पास कर रहा है, और जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास करोगे उसका पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 atm पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, समझ रहे हो बात। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, ये प्लैटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए हम लोग। ठीक है, ये प्लैटिनम का रॉड है, ऐसे बहुत ही थिन रॉड होता है प्लैटिनम का, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम का, और ये प्लैटिनम का ये यहाँ पे हेड है ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का सेटअप रहता है। अब यहाँ पे अगर एज्यूम कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी एज्यूम कर सकते हो, रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी, दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन वाला केस कंसिडर करें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब ये क्या होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में रिएक्शन कैसा हो रहा होगा ये बताओ। हाइड्रोजन गैस जो है, ये हम लोग पास किए, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 2H प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, यस और नो। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बताओ। यहाँ पे खुद देख सकते हो ना तुम लोग, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H2 के फॉर्म में अगर होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और ये H प्लस में गया तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन, जब ये मेजर किया गया, ये सारे कंडीशंस पे जब हाइड्रोजन का पोटेंशियल ये मेजर किया गया, तो ये E0 का वैल्यू जो आया, ये H2 से H प्लस जाने का, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जा रहा है। 0 से ये +1 में गया, ये जो E0 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये E रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नॉट लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब इस हाइड्रोजन का जब कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये 0 वोल्ट के बराबर ये एज्यूम किया जाता है। ठीक है, ये एजम्पशन है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था, ये 0 के आसपास आ रहा था, तो 0 वोल्ट इसको एज्यूम कर लिया गया। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर ये कैथोड की तरह, ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड वाला रिएक्शन लिखे हैं, और एट द सेम टाइम अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो
तो इसमें हम लोग क्या रिएक्शन लिख सकते हैं बताओ? ये रिडक्शन हाफ सेल, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम लोग खुद बताओ, क्या होगा बताओ? रिडक्शन हाफ सेल का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? बोलो बोलो जल्दी, इस केस में क्या रिएक्शन हो रहा होगा? रिडक्शन रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा? ये गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? 2H+ ना। एक्वस मीडियम में ये जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। यही तो रिएक्शन है यहाँ पे रिडक्शन वाला। देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का क्या हो गया? H2 में 0 और यहाँ पे +1, तो +1 से 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? reduction. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है ना। यस और नो? Yes, sir. तो ये रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे भी इसका जो E0 आया, ये H+ से H2, तो इसका भी E0 जो है ये 0 वोल्ट के आसपास आ रहा था, तो इसको भी 0 वोल्ट के बराबर एज्यूम कर लिया गया। तो ये है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। बाकी अदर एलिमेंट्स का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे, वो इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमको कॉपर का निकालना है या सिल्वर का निकालना है या फिर जिंक का निकालना है, तो वो इसके रेस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रोड हमारा हाइड्रोजन का होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और बाकी दूसरा जो होगा, जिस एलिमेंट का हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड फाइंड करना है, वो होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना तुम लोग। ई सेल, किसी भी सेल में, गैल्वेनिक सेल में जब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, तो उसका ई सेल निकालना है अगर हमको। ठीक है, तो ये होता है, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, बहुत अलग अलग फॉर्मूला तुम लोग देखोगे यूज होता है, बट सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना। रिडक्शन पोटेंशियल ई ऑफ सेल निकालना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। याद रहेगा? यस और नो? ई ऑफ सेल अगर फाइंड आउट करना है तुमको, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बहुत जगह देखोगे E0 सेल, तो ये E0 क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बताओ? ई और E0 में क्या डिफरेंस है? E0 स्टैंडर्ड कंडीशन का। हाँ, E0 हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो बस यहाँ पे फर्क, ई ऑफ सेल में सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, जब E0 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड आ जाएगा टर्म, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा चीज सेम रहेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है हमको, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे लिख लो, ऑफ एनोड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ कैथोड माइनस SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये E0 सेल आ जाता है हमारा। तो देखोगे बहुत अलग अलग फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? वो माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। समझ रहे हो बात? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट साइन में सिर्फ डिफरेंस रहेगा। समझ रहे हो? किसी भी तुमको एलिमेंट का अगर निकालना है वैल्यू, अगर तुमको उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जानना है, तो बस उसके आगे क्या लगा दोगे? माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? किसी भी एलिमेंट का ये रिलेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, फर्क सिर्फ किसमें है? किसमें होगा फर्क? साइन में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अलग अलग फॉर्मूला यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो,
ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड लिख दिए और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह बहुत जगह लिख देता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अलग अलग फॉर्मूला बन सकता है ना उसमें, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज वो याद नहीं रखना है तुमको, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना। इनॉट सेल अगर कैलकुलेट करना है तुमको, तो हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा इनॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो। अब जैसे देखो यहाँ पे हमको, जैसे मान लो कॉपर का हमको डिराइव करना है, या कॉपर का हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकलता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर का कैसे फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे तुम लोग को बताएं कि किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो डायरेक्टली उसका पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, रेफरेंस, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके रेस्पेक्ट में जो है दूसरे मेटल का या दूसरे एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जैसे कॉपर का फाइंड आउट करना है, तो कॉपर को हम लोग यहाँ पे बना दिए एनोड। ठीक है, जैसे मान लो कॉपर का हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो कॉपर को हम लोग क्या बना दिए, एनोड पे रखेंगे, तभी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा उसका। यस और नो, बोलो। कॉपर का हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो कॉपर को हमको किस पे रखना होगा, Node. एनोड बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन लिए हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंसंट्रेशन क्या लेना होगा इसका, 1 मोलर। ठीक है, अब इसके किसके रेफरेंस में हम लोग निकालेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। तो अगर कॉपर वाला अगर हमारा एनोड बना है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमको क्या बनाना होगा, कैथोड बनाना होगा। yes sir. यस और नो, आ रहा है आवाज, Yes sir. बोलो जल्दी से। Yes sir. ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमारा हो गया, ये कॉपर का रॉड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो गैस इलेक्ट्रोड वो रिप्रेजेंट कर लो, कैसे हम लोग ड्रॉ किए थे, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस है और ये, ठीक है, और ये रॉड यहाँ पे डाला गया प्लेटिनम का, इस टाइप का है। अब इन दोनों को हम लोग कनेक्ट किए हैं वायर के थ्रू, ठीक है, यहाँ से वायर गया और यहाँ पे चलो एक हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए ताकि वोल्टेज का मेजरमेंट कर सके हम लोग, तभी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे ना हम लोग। एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया उसमें, ठीक है, ताकि वोल्टेज आ जाए। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास हो रहा है, इस हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किए हैं, H+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज भी यूज करना होगा हमको, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। जस्ट लाइक गैल्वेनिक सेल का जैसे लोग बनाते हैं, दो अलग अलग कंपार्टमेंट बनेगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे डिटरमाइन होगा वो चीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग रिएक्शन बताओ क्या हो रहा होगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा। ये हमारा एनोड है, नेगेटिव चार्ज, ये एनोड है, और यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड है। ये तो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा बताओ,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Cu सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? U2 Cu2 प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा है। एट द सेम टाइम कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा? रिडक्शन रिएक्शन, मतलब 2H प्लस एक्वस जो है ये उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2 H2 gas गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब नेट रिएक्शन अगर तुमसे पूछा जाए इसमें नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, तो नेट रिएक्शन क्या हो गया हमारा? Cu plus 2H plus दोनों का ऐड कर दो। U2 अब minus दोनों को ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली दो दो ही है तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो Cu सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2 प्लस एक्वस Plus H2. और प्लस H2 गैस। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है हमको, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा? IUPAC के अकॉर्डिंग जो रूल बताए हैं तुम लोग को, उसके अकॉर्डिंग सेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? यहाँ देखो, Cu सॉलिड, ये एनोड वाला पार्ट हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तो Cu सॉलिड और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस में, और ये Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन भी हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए 1 मोलर। उसके बाद ये आ गया डबल लाइन, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस जो है इसका कंसेंट्रेशन था 1 मोलर। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 gas गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए हैं ना H2 के केस में, तो इसलिए प्लैटिनम सॉलिड ले लेते हैं। समझ रहे हो बात? बहुत जगह यहाँ पे देखोगे ये 1 ATM भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यस और नो? Yes, yes sir. करेक्ट है ये? yes sir Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे हमको E0 सेल इसका कैलकुलेट करना है। ये जो सेल हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं, ऑब्वियसली हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किसका? कॉपर का। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो E0 सेल का फॉर्मूला तुम लोग को क्या बताए थे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका? anode. एनोड। यही फॉर्मूला है ना E0 Yes. सेल निकालने का? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? E0 H प्लस से H2, ये देखो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना रिडक्शन पोटेंशियल। H प्लस से ये H2 में जा रहा है, तो +1 से 0 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही शो कर रहा है ना, यस और नो? ठीक है, yes तो sir ये हो गया कैथोड का। इसी तरह हम लोग एनोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखाएगा? Cu2 Cu2 plus Cu. Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ ये वाला वैल्यू जो है H प्लस से H2 जाने वाला, ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये कितना एज्यूम किया गया है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट एज्यूम किया गया। Yes, sir. तो ये 0 वोल्ट अगर हो गया तो इस केस में डायरेक्टली E0 सेल क्या आ गया हमारा? देखो तो माइनस ऑफ E0 Cu2 प्लस से Cu। तो मतलब ये वाला जो हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे? E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे थे कॉपर का। बोलो। yes sir और वो किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल आ गया कॉपर का। खुद बताओ तुम लोग। Yes. तो ये चीज प्रूव हो गया ना। तो किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और वो रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट उसका साइन क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो E0 Cu से Cu2 प्लस, ये कौन सा पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर का? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताओ तो। oxidation ऑक्सीडेशन। Oxidation. दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E0 Cu2 प्लस से Cu। ये कौन सा पोटेंशियल है? Cu2 प्लस से Cu reduction Reduction. रिडक्शन पोटेंशियल। Reduction. तो ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है
तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या है हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसके रेफरेंस में हम लोग दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो यही तरीका होता है। तो इसी से सारा जितना भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, वो सारा इसी तरीके से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट थ्योरेटिकल था ये फॉर्मूला, बस ये ध्यान रखना। इनवर्ट सेल कैलकुलेट करना है सेल का, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलो देख लो, इसमें लिख लियो यहाँ तक तुम लोग, यस सर। कोई सर दिक्कत है पीडीएफ यहाँ भेज तक? दीजिएगा। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ पूछना है? सर एक बार पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। तो पीडीएफ नहीं मिलता है क्या? उसमें बोलना क्या है तुम लोगों को? मिलता है या नहीं? यस सर। तो बिना बोले भी सेंड करेंगे। सर सेल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट एक बार फिर से समझाइए ना। सेल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट यस सर। देख लो। सेल रिप्रेजेंटेशन का वो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ही रूल है। ठीक है, हम लोग एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड को राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो एनोड में हम लोग क्या, कौन सा रिएक्शन शो करेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है ना। तो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन जैसे क्या हो रहा है, जिंक से Zn सॉलिड से वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक से ये Zn2+ में चला गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड में रिडक्शन शो करते हैं, तो Cu2+ से वो Cu में चला गया, तो वो रिडक्शन हो गया। अब अलग अलग अगर फेज होगा, एक सॉलिड में एक एक्वस में है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग एक सिंगल लाइन यूज करते हैं। अगर मान लो सेम फेज में रहेगा कंपोनेंट, तो उसके लिए हम लोग सिंपली कॉमा यूज कर लेते हैं। जैसे ये दोनों अगर एक्वस में है तो सिंपली कॉमा यूज कर लेंगे। और एनोड और कैथोड को सेपरेट कौन करेगा, डबल लाइन से सेपरेट करते हैं हम लोग, वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर मान लो उसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो है अगर उसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, तो वो उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे C1m ये इसका कंसेंट्रेशन है, ये XM इसका कंसेंट्रेशन है। समझ रहे हो बात? यस सर। यही है, और कुछ? नो सर। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? क्या चीज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे थ्योरेटिकली? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी एलिमेंट का मतलब टेंडेंसी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे फर्स्ट क्लास में कल देखे थे कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग उसके सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो वहां पे एक अपोजिंग टेंडेंसीज अराइज होता है, अपोजिट चार्जेस अराइज होता है ना। इलेक्ट्रोड, वो जो मेटालिक रॉड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है किसी केस में, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसकी वजह से वहां एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल तो लिखा ही थे उसको, जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना बिटवीन सॉल्यूशन एंड मेटालिक रॉड, यस कल लिखा थे ये डेफिनेशन। मेटालिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी पोटेंशियल को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख लो कल के नोट्स में। मिला? यस सर। ठीक है, तो वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी चीज का हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं कि वो कितना वैल्यू आता है। तो उसके लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, ताकि उस पोटेंशियल का हम लोग मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, यस चलो, और कुछ? नो सर सर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट ले और उसका कोई पॉजिटिव वैल्यू आए, फिर तो ये रूल नहीं नहीं चेंज हो नहीं, जाएगा ना? रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग हाइड्रोजन को ही यूज करते हैं। ठीक है, उसी के रेफरेंस में हम लोग निकालते हैं, तो उसके जगह कुछ और, तो वो चेंज हो जाएगा ना। तो हम लोग हाइड्रोजन का ही यूज करते हैं, ताकि इसमें जो वैल्यूज आता है वो 0 0 होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसमें क्या हो जाता है, वो
हमारे लिए आसान है, वो एज्यूम किया गया है, उसी के रेस्पेक्ट में ये सारा रूल्स फ्रेम किया गया है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो आया है उसी के रेफरेंस में निकाला गया है सारा। जैसे तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हो ना, कार्बन C12 के रेस्पेक्ट में ही सारा एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया है, पढ़े हो? C12 आइसोटोप रेफरेंस लिया गया है ना वहां पे। Yes, sir. तो जितने भी सारे एलिमेंट्स का मास जो कैलकुलेट किया गया वो उसी एटम के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। उसी तरह यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो सारा ये हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ही रेफरेंस में निकाला गया है। तो वही वाला केस है, ठीक है। और कुछ? बोलो। ठीक है फिर तो चलो इसको करके रखना, इतना मतलब लिख लेना। अभी तो न्यूमेरिकल आया नहीं, नेक्स्ट क्लास से इस पे न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एक फॉर्मूला जो बताएं बस वो फॉर्मूला ध्यान रखना, फिर देखते हैं कैसे अगले क्लास में करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, Thank you, sir. थैंक चलो, यू। थैंक यू सर। थैंक यू।